Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, my viewers. Welcome to my YouTube channel. 2-3 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो तीसरा लेक्चर होगा और हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी क्या है और एनर्जी की टाइप्स डिफरेंट टाइप्स वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. I am hoping कि you will go through the whole lecture and understand the actual concept of energy. जी तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर और हमारा टॉपिक है एनर्जी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. जी मेरे बच्चे, तो सबसे पहले हम एनर्जी के ऊपर बात करेंगे कि एनर्जी का एक्चुअल मकसद क्या है और एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें क्या जो है वो एमडीकेट के हिसाब से ध्यान रखना है किन किन चीज़ों को. तो एनर्जी की सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन होती है हमारे पास. एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है, काम करने की जो सलाहियत होती है ना, उस काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. एबिलिटी टू डू वर्क भी कह सकते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क भी कह सकते हैं आप. तो एबिलिटी टू डू वर्क, जो काम करने की सलाहियत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी हमें एक फॉर्म में नहीं बल्कि बहुत सारे फॉर्म्स में मिल सकती है, जैसे केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, एंड यू वेरी वेल नो अबाउट दीस थिंग्स. लेकिन हमने यहाँ पर एनर्जी के दो टाइप्स जिस पर बहस करनी है, जिस पर डिस्कस करना है, उनमें से जो पहला टाइप है हमारे पास वो कौन सा है? वो है काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? तो चलिए काइनेटिक एनर्जी पर डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास मेरे बच्चे. वर्ड काइनेटिक की जो मीनिंग है वो क्या है? वो मोशन है. तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके हिसाब से होती है? विथ रिस्पेक्ट टू मोशन. यानी कि अगर कोई भी बॉडी मूव करेगा, अगर कोई भी बॉडी मोशन में आएगा तो उसके पास क्या पजेस्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी पजेस्ट हो जाएगी. वो इस वजह से क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ऑब्टेन होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पजेस्ट हो जाती है. तो बहरहाल जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके हिसाब से होती है? विद रिस्पेक्ट टू मोशन होती है हमारे पास. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. जो सेकंड टाइप होती है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में हम या बहुत सारी कंडीशंस में हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन हाइट. तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होती है. किसके हिसाब से होती है? पोजीशन के हिसाब से. आप ग्राउंड से किसी भी चीज को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं. वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के कुछ टर्म्स क्लियर होते जाएंगे. जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे तो हम इनके बारे में डीपली डिस्कशन करते जाएंगे. तो फिलहाल जस्ट डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन है और पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है. जी मेरे बच्चे, उसके बाद अगर हम एनर्जी के एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, चाहे फिर कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, इनका एसआई यूनिट एक ही होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल. SI unit is what? SI unit is joule, that is represented by capital J, जिसको हम कैपिटल J के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है मेरे बच्चे, उसके बाद इसके दूसरे यूनिट्स भी हैं. अब इसके अदर यूनिट्स क्या है? उन अदर यूनिट्स को अपने ध्यान में रखना है. व्हाट आर देयर अदर यूनिट्स? एनर्जी के दूसरे यूनिट्स कौन से हो सकते हैं? एनर्जी के दूसरे यूनिट्स हमारे पास हैं KWH, किलो वाट आवर, इसको प्रोनाउंस किया जाता है. उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV भी हम उसे कहते हैं. उसके बाद हमारे पास एक BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है. इन द सेम केस हमारे पास कैलोरीज भी होती हैं एनर्जी की फॉर्मेशन में, या इसके साथ कनेक्टेड हमारे पास एर्ग भी होता है. ठीक है, एनर्जी की फॉर्मेशन में, या इसके हम अंदर जो है ना हम फुट इनटू पाउंड भी कह सकते हैं. तो फिट इनटू पाउंड जो है हमारे पास वो भी यूनिट है इन कंपोजिशंस में. वर्क के करस्पॉन्डिंग में कुछ एक्सप्लेन कर चुका था इन इर्ग को या BTU के हिसाब से. ठीक है मेरे बच्चे, अब इस फुट इनटू पाउंड को ध्यान में रखना है हमें. फुट इनटू पाउंड को ध्यान में रखिएगा कि 1 फुट इनटू पाउंड जो होता है, 1 फुट इनटू पाउंड जो होता है वो तकरीबन 1.36 जोल्स के बराबर है. तो इसके बराबर है 1.36 जोल्स के. तो अब जोल्स को फुट इनटू पाउंड में भी देख सकते हैं आप, वो इजीली कर लेंगे. इन द सेम केस एक मैंने ऊपर यूनिट लिखा जिसको हमने कहा KWH, किलो वाट आवर. याद रखिएगा 1 किलो वाट आवर के अंदर 3.6 मेगा जूल ऑफ एनर्जी होती है, और मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6. तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इट इज 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जोल्स ऑफ एनर्जी. तो इतनी एनर्जी पजेस्ड होती है किलो वाट आवर में. एक और यूनिट है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्मेशन भी आप ध्यान में रख सकते हैं. वो ये है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स के बराबर होता है. तो यहीं से हम इन फॉर्मेशन को आके डिस्कस कर लेते हैं. तो आई एम होपिंग कि थोड़ा बहुत यूनिट्स की फॉर्मेशन याद आ गई होगी.
अब यहाँ से वो दो एमसीक्यूज कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई इन सब यूनिट्स में से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है और इन सब यूनिट्स में से बिगर यूनिट कौन सा है। जी, स्मॉलेस्ट यूनिट आप कौन सा कहेंगे, करेक्ट वन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बिगर यूनिट क्या है, अभी मैंने बताया किलो वाट आवर, क्योंकि उसी के अंदर ही 3.6 into 10 power 6 joules ऑफ एनर्जीज पजेस्ड होते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रिगार्डिंग दीज कंडीशंस। इन कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था यूनिट्स की करस्पॉन्डिंग की एनर्जी को हम डिफरेंट यूनिट्स में क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलें, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अभी हम काइनेटिक एनर्जी पर आकर डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या चीज होती है। जी मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी मैंने ऊपर पीछे डेफिनेशन आपको बता दी थी कि काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसकी वजह से हो, विथ रेस्पेक्ट टू मोशन, जो किसकी वजह से हो, विथ रेस्पेक्ट टू मोशन। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज मैथमेटिकली रिटन एज 1/2 mv²। ये 1/2 mv² होता है मेरे बच्चे, ठीक है, यानी कि मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताऊं इन टर्म्स ऑफ मास, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बता दूं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। कहता है कि कीपिंग मास कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट रखा जाए और वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितने होने वाला है, 4 होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट करस्पॉन्डिंग वो एमसीक्यूज कर सकता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस इंपॉर्टेंट रिलेशन को आपने नहीं भूलना। इन रिलेशंस को मेरे बच्चे हम इन टर्म्स ऑफ रेशियोज भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। और रेशियोज में आपको पता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वो न्यूमरेटर में है तो दूसरी चीज भी न्यूमरेटर में आएगी, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो दूसरी चीज भी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सिंपली मैं कहूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी 1 है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 है, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी m1/m2। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 न्यूमरेटर में है तो मास भी 1 न्यूमरेटर में है, काइनेटिक एनर्जी 2 डिनोमिनेटर में है तो मास भी 2 डिनोमिनेटर में। तो ये याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज इनको हम इस तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, आपको वैसे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाय v2, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है, तो हमने इसको स्क्वायर कर देना है डायरेक्टली रिलेटेड। तो ऐसे ही हम इन करेस्पॉन्डिंग या इन कंडीशंस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और इनके रेशियोज भी बड़े इजी हैं। मिसाल के तौर पर चलें एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस एमसीक्यूज को हम किस कंडीशन के साथ रिलेट करेंगे। मेरे बच्चे सवाल हमें ये दिया गया कि एक एक बॉडी है जिसकी जो वेलोसिटी हुई है, एक बॉडी है जिसकी जो वेलोसिटी हुई है वो क्या हुई है, डबल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। वो क्या हो गई है, डबल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी से वो क्या हो गई, डबल हो गई। सवाल पूछा गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जी आप भी सोचें, वरना मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा। यानी कि एक बॉडी है जिसकी बाद वाली जो वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी का डबल है, यानी कि 2v1। तो पूछना क्या चाह रहा है कि उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि e2 किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी 1 है उसको हम काइनेटिक एनर्जी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये बराबर हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय v2, लेकिन इसका होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, काइनेटिक एनर्जी 1 को एज इट इज कर देना है, काइनेटिक एनर्जी 2 हम पुट करेंगे एज इट इज, v1 एज इट इज, लेकिन v2 की जगह पर हम रखेंगे 2v1, क्योंकि अभी उन्होंने बताया ना कि डबल द वेलोसिटी। तो v1 v1 गेट कैंसिल, जो काइनेटिक एनर्जी 1 है उसको आप डिवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4। अब आप इनके रेशियोज को चेंज कर दें, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो सेकंड काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ऊपर और फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी नीचे। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 के। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड करना है, उसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड आपको मिलेगी वो 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन मिलेगी। ये न्यूमेरिकल हम इस तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको कहना कि वेलोसिटी डबल हुई है कीपिंग द मास कांस्टेंट, तो जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे बच्चे वो उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। तो 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 4। तो आप इन चीजों को इस तरीके के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ रेशियोज आप इन चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे की तरफ हम मूव करें। ओके चलें, तो ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेशियोज की बुनियाद के ऊपर। मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी पर फर्दर डिस्कशन भी है।
काइनेटिक एनर्जी के फर्दर डिस्कशन कुछ इस तरीके के साथ है। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो दर हकीकत क्या होता है, वो होता है 1/2 mv²। अब सवाल पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी मेरे बच्चे। एनर्जी चाहे कोई भी हो लेकिन वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको डायरेक्शन नहीं होगा। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आता है, हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट से रिजल्टेंट आता है वो कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर दैट रीजन काइनेटिक एनर्जी डॉट प्रोडक्ट है। किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो सुनिए अभी 1/2 m एज इट इज रखें और v को तोड़ दें दो हिस्सों में, v डॉट v, ये वेलोसिटी है। तो एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेलोसिटीज का, दो वेलोसिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है। और v को अगर हम v के साथ डॉट करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा, v²। तो वो जो v² वाला ये फैक्टर था ना, इसको मैंने तोड़ दिया v डॉट v में। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है दो सेम वेलोसिटीज का। क्योंकि अगर दो सेम वेलोसिटीज आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, आपस में डॉट हो जाएंगी, उसका जवाब स्क्वायर में आने वाला है। कि आप वेक्टर्स और स्केलर में पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन टू वेलोसिटीज। तो वेलोसिटीज के बीच में ये क्या होता है मेरे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इस चीजों के साथ रिलेटेड। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कहा गया है कि किसी भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 जूल के बराबर कब होने वाली है। किसी भी बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल के बराबर कब होने वाली है। चलें अभी हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। याद रखिएगा जब वेलोसिटी की वैल्यू मेरे बच्चे 2/m हो जाती है ना, √2/m, तो याद रखिएगा उस वक्त जो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1 जूल के बराबर होती है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ mv²। ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैंने किसके बराबर कर देना है, 1 के बराबर करना है, तो मैं यहाँ पर 1 रखूंगा। 1/2 mv²। ठीक है। ये 2 डिवाइड कर रहा है सर, मल्टीप्लाई करेगा, 2 = mv² बचेगा। ये तो 1 खत्म हो गया। m मल्टीप्लाई कर रहा है सर, आके डिवाइड करेगा तो v² = 2/m। तो v की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, √2/m। तो ये फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी मेरे बच्चे √2/m होती है ना, m यानी कि उस बॉडी का मास, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 जूल के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके के साथ हम इनको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ इसका एक और मेथड है, आप वेलोसिटी की जगह पर वे वैल्यू पुट करके देखें और देखें कि 1 जूल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे फार्मूला क्या था, हाफ mv²। आप v की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, हाफ m एज इट इज, और v की जगह पर पुट करूंगा 2/m, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v² है। तो हाफ m एज इट इज रहेगा, √² में हो जाएगा खत्म। तो इसका जवाब आएगा 2/m। m गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो जवाब फिर भी क्या बचा, 1 जूल के बराबर बचा। तो इस तरीके के साथ हम इन रिलेशंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके तहत हम रिलेट कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो आई एम होपिंग कि आपको ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा इन चीजों के साथ रिलेट करने के लिए। चले मेरे बच्चे, उसके बाद हम मूव अहेड करते हैं इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं। उन चीजों को भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर देना है मेरे बच्चे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें m के साथ। जब आप m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सुनिएगा अभी 1/2m, क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया m के साथ, अब m के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो m को जब m के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, m² × v²। देखिए ना, m² में खत्म हो जाएगा, तो फिर भी तो जवाब सेम आने वाला है ना। तो m के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया और m के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तभी मैंने स्क्वायर बना दिया इसका। ठीक है। तो चलें अब आगे मूव अहेड करते हैं मेरे बच्चे। 1/2m एज इट इज रखें। ये m v को मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और मास इनटू वेलोसिटी दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, करेक्ट वन, मोमेंटम होती है, दैट्स लीनियर मोमेंटम। तो उसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर। ये मोमेंटम स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी को मेरे बच्चे मोमेंटम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से एक एमसीक्यूज का जवाब दे दें, ये न्यूमेरिकल है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 2 न्यूटन इनटू सेकंड, हाँ न्यूटन इनटू सेकंड यूनिट होता है, 2 न्यूटन इनटू सेकंड ऑफ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 2 kg,
व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी देयर? जी, जल्दी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है अगर मोमेंटम 2 न्यूटन पर सेकंड और मास 2 किलोग्राम है? करेक्ट वन, जो वन कह रहे हैं वो करेक्ट है मेरे बच्चे। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मोमेंटम स्क्वायर यानी कि मोमेंटम की वैल्यू को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 2m, और m की जगह पर मैं 2 कर दूंगा, तो ऊपर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे 2 ज़रब 2 क्या हो गया 4, तो 4 4 गेट कैंसिल, तो 1 जूल इसका आंसर आने वाला है। तो इसी तरीके के साथ आप शॉर्ट शॉर्ट इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं जो इनके करस्पॉन्डिंग पर हम आ सकते हैं। आई एम होपिंग कि ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब यहाँ से मोमेंटम का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये 2m डिवाइड कर रहा है, इसे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो जो मोमेंटम स्क्वायर है मेरे बच्चे वो हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या दे देते हैं, अंडर रेटिकल दे देते हैं, आपको पता है, तो स्क्वायर अंडर रूट में खत्म हो जाएगा, तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा अंडर रेटिकल ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन अब देखें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के टर्म्स में कर लें। अभी एग्जामिनर एक और क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्वेश्चन आपसे ये है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन और दे रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है वो 1 जूल है और उसका जो मास है वो 2 केजी है। सवाल पूछा गया उसकी मोमेंटम क्या है? जी, व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम? करेक्ट वन, पीछे वाले का इनवर्स है ये, तो मोमेंटम भी कितने मिलने वाली है आपको 2 न्यूटन इंटू सेकंड। लेकिन करें सॉल्व, अंडर रेटिकल 2 m की जगह पर 2 रखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या मिलेगा आपको मेरे बच्चे 2, तो 2 न्यूटन इंटू सेकंड इसकी मोमेंटम मिलने वाली है। तो इसी तरीके के साथ आप शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये चीज़ क्या होती जाएगी मेरे बच्चे, जो है ना वो पकड़ में आती जाएगी। चलें नेक्स्ट पेज की अब तरफ हम चलते हैं। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अगर मैं आपको कहूँ कि टू बॉडीज हैविंग सेम मोमेंटम, दो बॉडीज हैं जिनकी मोमेंटम सेम है, दो बॉडीज हैविंग सेम मोमेंटम, ठीक है मेरे बच्चे, दो बॉडीज हैं जिनकी मोमेंटम क्या है सेम है, टू बॉडीज हैविंग सेम मोमेंटम, और मैंने आपको मास डिफरेंट दे दिया, पजेज डिफरेंट मासेस, उनका जो उनका जो मास है ना वो डिफरेंट है, पजेज डिफरेंट मास। याद रखिएगा अगर मोमेंटम सेम होती है मेरे बच्चे, जब मोमेंटम सेम होती है ना, जब पी की वैल्यू सेम होती है, तो आप देख लें कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, क्योंकि पी की वैल्यू सेम है दो बॉडीज के लिए या तीन बॉडीज के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। याद रखिएगा कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है। ठीक है मेरे बच्चे, चलें अब जल्दी से बता दें, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। अगर मैं आपको कहूं कि इन तीनों का सेम मोमेंटम है, यानी कि इनकी पी की वैल्यू सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है? ऑब्वियसली जिसका मास कम है, तो मास इन तीनों में से किसका कम है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो याद रखिएगा जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है। इस रिलेशन को आपने नहीं भूलना। इसी तरीके के साथ आप मोमेंटम का भी रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? अभी हमने इक्वेशन पढ़ी पीछे वाले पेज पर, ये जो मोमेंटम है वो बराबर होती है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपको कहूं कि टू बॉडीज हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दो बॉडीज हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे बच्चे वो क्या है, सेम है, पजेज सेम काइनेटिक एनर्जी, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, सेम है। याद रखिएगा, एंड हैविंग सेम मास, सॉरी डिफरेंट मास, पजेज डिफरेंट मास, उनका मास डिफरेंट है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो याद रखिएगा कि जो मोमेंटम है, देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एम, यानी कि मास जिसका ज्यादा उसकी मोमेंटम क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंटम और मास का डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ, अंडर रूट के साथ, लेकिन अगर मोमेंटम को सेम रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इनवर्स रिलेशन बनने वाला है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको हम इस तरीके के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आपसे पूछा गया कि एक प्रोटॉन है, उसके बाद आपसे पूछा गया कि एक न्यूट्रॉन है। और अगर मैं आपको कहूँ कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों की मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई किसकी मोमेंटम ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मास होता है तो इनकी सेम मोमेंटम होगी, लेकिन वो मोमेंटम ज्यादा होने वाली है किससे, इलेक्ट्रॉन से होने वाली है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर -27 केजी, और इलेक्ट्रॉन का भी आपको पता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 केजी। तो इसी तरीके के साथ आप इन काइनेटिक एनर्जी के या मोमेंटम के टर्म्स को क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ
ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ आपने कंडीशंस को ध्यान में रखना है, आप इजीली इस चीज को पिकअप कर सकते हैं। चलें, तो नेक्स्ट आगे की तरफ हम मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशंस होते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है मेरे बच्चे, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करूंगा। मैंने पहले बताया था कि एमडीकेट कोर्स है, ठीक है, तो इतना ज्यादा तो अब टाइम है नहीं, तो उन शॉर्टकट्स की तरफ हम मूव करेंगे और उन शॉर्टकट्स पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। चलें, so let's have to discussion on the relation of kinetic energy into momentum। मेरे बच्चे अभी हमने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के बराबर है, ऐसा ही कुछ है, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। ये बहुत सारे मुझे एमसीक्यूज नजर आते हैं, तो काइंडली इसको आराम से समझिएगा, आप इन चीजों के करस्पॉन्डिंग इनको हल कर सकते हैं। मेरे बच्चे कंडीशन कुछ यूं है, अगर आपको कहा जाए इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय n परसेंटेज, अगर मोमेंटम को बढ़ाया जाए, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय n परसेंटेज, आप मोमेंटम को n परसेंटेज में बढ़ाएं, तो n परसेंटेज कितनी भी हो सकती है, ठीक है, 20 30 40 जितनी भी हो गई, लेकिन आपसे सवाल पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात तो क्लियर है ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, अब उसको ध्यान में रखिएगा। वो बढ़ती है मेरे बच्चे, उसका फार्मूला होता है ये 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 एंड होल स्क्वायर, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये है वो फार्मूला जिससे हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे। अब n परसेंटेज आपको गिवन होगी, आपने कुछ भी नहीं करना, n की जगह पर आप क्या करेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इन चीजों को आप मेरे बच्चे इजीली हल कर सकते हैं। जैसे अभी एक एमसीक्यूज करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय लाइक 21%, अगर हम मोमेंटम को 21 गुना बढ़ा दें, ठीक है, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, अगर मोमेंटम को बढ़ाया जाए कितनी परसेंटेज में, बाय 21%। सवाल पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इंक्रीज कितनी होने वाली है, तो देखें अभी मैंने आपको बताया कि इट इज 1 प्लस n, n की जगह पर क्या रखेंगे 21, जो आपको परसेंटेज गिवन है, तो 21 को आप डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे किसके साथ, 100 के साथ, इसका होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई विद द 100, लास्ट में 100 के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब देखिए सोल्यूशन आ गया, 1 प्लस 21 को अगर 100 के साथ डिवाइड किया जाए तो कितना जवाब आएगा, 0.21, करेक्ट है, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम करेंगे -1, और जो जवाब आएगा उसको हम आखिर में क्या करेंगे, 100 के साथ मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस 0.21 कितना आंसर आएगा, 1.21, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर -1 एंड मल्टीप्लाई विद द 100। हमने क्या करना है मेरे बच्चे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि जो परसेंटेज गिवन होती है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम परसेंटेज मालूम करने के लिए। अब हमें क्या करना है, 1.21 का स्क्वायर करना है मेरे बच्चे। जब मैंने 1.21 का स्क्वायर किया तो मेरे पास जवाब आ रहा है 1.4641। आप सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, और बाहर है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 100 के साथ, ये -1 कनेक्टेड है इनके साथ, तो 1.4641 से अगर मेरे बच्चे -1 किया जाए, -1, तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.4641, और इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे, 100 के साथ आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 0.46 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चे, तो तकरीबन 46% क्या आने वाला है आपके पास, इसका आंसर आने वाला है 46%। ठीक है, तो अगर मोमेंटम में 21% इंक्रीज हो रहा है, अगर मोमेंटम में 21% इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आने वाला है, 46%, जिसको याद कर देना है। या तो ज्यादातर जैसे 20% इंक्रीज आ जाए एमसीक्यूज के अंदर, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, अगर मोमेंटम को बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, अगर मोमेंटम को बढ़ाया जाए 20%, तो आपसे पूछा गया कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज में भी आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इंक्रीजिंग वाला फैक्टर समझ लें। अभी मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट क्या था, 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 100, इसको हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, होल स्क्वायर करेंगे -1, और जो जवाब आए वो मल्टीप्लाई विथ 100 करें, इसको सॉल्व। 1 प्लस n की जगह पर क्या रखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर -1, लेकिन होल ब्रेकेट मल्टीप्लाई विथ 100, 0 0 में खत्म कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आंसर आएगा मेरे बच्चे, 0.2, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर -1 और मल्टीप्लाई विथ 100, 1 प्लस 0.2 का क्या जवाब आएगा, 1.2, इसका स्क्वायर -1, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे। 1.2 का स्क्वायर मेरे बच्चे होता है 1.44, इसको -1 करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100, 1.44 से अगर -1 हो जाए, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो जवाब बचेगा 0.44, उसको 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा,
44%। तो यह ज्यादातर एमसीक्यू आता है, अगर मोमेंटम को 20 गुना बढ़ाया जाए तो जो आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगी वो कितने परसेंटेज मिलेगी मेरे बच्चे? 44% मिलेगी। तो मैं समझता हूँ आप इन चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ करेस्पॉन्डिंग गिवन कंडीशंस होंगी, आप रिलायबल कर सकते हैं इन चीजों के लिए। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये चीज क्लियर है। फिलहाल हम इंक्रीजिंग वाले फैक्टर पर पढ़ रहे हैं, ये बात को याद रखिएगा, डिक्रीजिंग पर नहीं गए हम। तो इंक्रीजिंग पर अगर हमारे पास गिवन होगा तो हम इन चीजों को इस तरीके के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें एमसीक्यूज किया गया कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 200%। अगर मोमेंटम को मेरे बच्चे बढ़ाया जाए कितना? 200%। तो सवाल पूछा गया काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी जी? 1 + n/100, याद है शॉर्टकट, होल स्क्वायर -1, और इस पूरे टर्म को हम आखिर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे। तो ये अब हो जाएगा 1 + n की जगह पर 200 रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे आप 100 के साथ, उसका स्क्वायर करेंगे, -1 मल्टीप्लाई विथ 100। 200 100 का पारा 200 पर 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1 + 2 होल स्क्वायर -1, और ये आखिर में हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 1 + 2 तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 9 - 1 मल्टीप्लाई विथ 100, 9 से 1 माइनस किया जाए तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 800% आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि यही एमसीक्यू आपने पीछे भी कहीं पूछा था मुझसे बच्चों ने, तो उनको मैंने जवाब दे दिया था कि 800% जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके के साथ आप इन शॉर्टकट्स को देख सकते हैं मेरे बच्चे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि अगर हमारे पास कभी भी मोमेंटम की परसेंटेज गिवन हो लेकिन इंक्रीजिंग में, और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो इंक्रीजिंग में, अगेन कहूं, तो हम इस तरीके के साथ करेंगे। तो इंक्रीजिंग का फार्मूला ये है, ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन मोमेंटम गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी। चलें अब इसका उलट देख लें। अगर अगर हमें एनर्जी गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम फाइंड करनी है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय इज इंक्रीज्ड बाय, अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जाए कितना? n%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, जो परसेंटेज इंक्रीज होगा मोमेंटम में वो क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। आपने मोमेंटम की परसेंटेज इंक्रीज मालूम करनी है जी मेरे बच्चे, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम की परसेंटेज इंक्रीज है उनका भी डायरेक्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। और मेरे बच्चे उनका शॉर्टकट क्या है? 1 + n डिवाइडेड बाय 100 होल अंडर रूट, फिर हम क्या करेंगे? -1, और जो जवाब आए उसको हम आखिर किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस टर्म को आप इजीली इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये कुछ कंडीशन है जिनको हम इस तरीके के साथ हल कर सकते हैं। चले अभी हम करके देखते हैं कि भाई क्या ये करेस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। चलें, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 800%, अगर काइनेटिक एनर्जी 800% इंक्रीज हो तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम बताकर दिखाएं। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, कि भाई परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितनी आएगी? डायरेक्ट शॉर्टकट आपको पता है, √1 + n/100, और ब्रैकेट के बाद हम -1 करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 100 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। n की जगह पर आपने 800 पुट कर देना है जी मेरे बच्चे। 1 + 800, उसको डिवाइड करेंगे आप किसके साथ? 100 के साथ, आखिर में -1 एंड मल्टीप्लाई विथ 100। 100 का पारा 800 पर 8 मरतबा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये हो जाएगा 1 + 8, -1 बाहर करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे। 1 + 8 का क्या जवाब आएगा? 9। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई विथ 100। अंडर रेटिकल ऑफ 9 कितना होता है मेरे बच्चे? 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 से 1 को सेपरेट करेंगे तो 2, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 200%। दैट्स द आंसर। पीछे दिखा दूं, पीछे भी मैंने यही चीज की थी। मोमेंटम 200 दिया था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली थी? 800। तो अभी भी यही चीज हो रही है ना, अगर काइनेटिक एनर्जी आपको 800 मिली हुई है तो आपको मोमेंटम 200 मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज को इजीली गेन कर सकते हैं। अभी कुछ भी मुश्किल नहीं, आपको जो परसेंटेज गिवन हो उसके करेस्पॉन्डिंग सिर्फ शॉर्टकट याद हो तो आप शॉर्टकट इन टर्म के साथ मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके साथ कनेक्टेड मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पर, वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप खुद ब खुद करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है मेरे बच्चे। तो वो कंडीशन कुछ यूं है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 46% है, तो परसेंटेज इन मोमेंटम मालूम करनी है आपको, कितनी मिलेगी? हाँ हाँ 21 करेक्ट हो, क्योंकि वो पहले पहले मैंने जो समझाया था। इन द सेम केस दूसरा एमसीक्यूज आपके पास ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन मोमेंटम कितनी आपको मिलने वाली है? यानी इंक्रीज इन मोमेंटम आप किस तरीके के साथ या किस मेथड के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मरतबा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे
तो जैसे ही आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आपके पास इनके मेरे बच्चे के आंसर्स आने चाहिए, एज इट इज वही वही आंसर होंगे जो पीछे हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इनके करेस्पॉन्डिंग। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसको आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, जो है वो क्लियर कर सकते हैं। चले, अब ये तो इंक्रीजिंग वाला फैक्टर था, ठीक है मेरे बच्चे। अब अगर डिक्रीजिंग वाले फैक्टर पर आ जाए तो डिक्रीजिंग वाले पर क्या करेंगे, अब गौर से देखिएगा। अब सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है और कुछ भी नहीं हमारे पास। अगर हमें कहा गया इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय, अगर मोमेंटम को मेरे बच्चे डिक्रीज किया जाए, इससे डिक्रीज किया जाए, इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय n परसेंटेज, अगर मोमेंटम को n परसेंटेज डिक्रीज किया जाए तो परसेंटेज डिक्रीज इन एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज डिक्रीज आएगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा 1 माइनस n अपॉन 100 होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100। देखिए इस फार्मूला और पीछे वाले फार्मूला में क्या फर्क है कि इंक्रीजिंग वाले में ब्रैकेट के अंदर प्लस आ रहा था, डिक्रीजिंग वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है, बस ये फर्क है। बाकी आप n की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे और जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी आप उस चीज को इसके क्या क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इन कंडीशन के हिसाब से। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंडीशंस को ध्यान में रखना है मेरे बच्चे, और जैसे आप कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे तो इजीली आप इनको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है ये चीज, सिर्फ आपने करना क्या है मेरे बच्चे, इन टर्म्स को देखना है, इन टर्म्स को क्लियर कर देना है, देन यू विल इजीली फाइंड आउट देयर आंसर्स। ठीक है, तो इन पर आपने खुद प्रैक्टिस कर देनी है, कोई भी वैल्यूज उठा लें आप उनके सस्टेन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इन द सेम केस अगर इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय n परसेंटेज, अगर काइनेटिक एनर्जी को मेरे बच्चे डिक्रीज किया जाए बाय n परसेंटेज, अगर n परसेंटेज में हम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करें तो परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम क्या होने वाला है, वहां पर उस अंडर रूट के अंदर प्लस था ना तो यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट के बाहर अगेन माइनस 1, और इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। तो जैसे ही आप 100 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड देयर आंसर, आप इजीली उनके आंसर्स मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कुछ करेस्पॉन्डिंग आंसर है जिनको हम क्या करेंगे, इनके कंडीशंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इन टर्म्स के साथ रिलेटेड, कि हम इन कंडीशंस को इसी की बुनियाद पर हल कर सकते हैं। तो अगर डिक्रीजिंग फैक्टर कहे तो डिक्रीजिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग कहे तो इंक्रीजिंग फैक्टर भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ज्यादातर एमसीक्यूज इंक्रीजिंग फैक्टर में नजर आए हैं, तो तभी मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा लिया इंक्रीजिंग फैक्टर के अंदर, कि आप टर्म्स को इस तरीके के साथ मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर जो भी आपके पास गिवन टर्म हो आप उनको इजीली हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं इन न्यूमेरिकल्स को, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या करेस्पॉन्डिंग उसके उसके रिलेशंस कर सकते हैं। चलें एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हमें कहा गया कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, चले पहले मोमेंटम पर कर लेते हैं। इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय, अगर मोमेंटम को डिक्रीज किया गया है मेरे बच्चे, कितना डिक्रीज किया गया है, इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 300 परसेंटेज, देन परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज डिक्रीज आया वो कितना आया, चलें करें। डिक्रीजिंग में क्या होता है, 1 माइनस n अपॉन 100, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विथ 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें अभी n की जगह पर 300 पुट करें, 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन इसका क्या हमें करना है, होल स्क्वायर माइनस 1 और होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है मेरे बच्चे। 100 का पारा 300 पर 3 मरतबा जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 1 और होल इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ 100। आगे फर्दर सॉल्व करें, 1 माइनस 3 कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 माइनस 3 में करेक्ट 1 माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस 1 है, जो जवाब आए उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 4 माइनस 1, और मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 100 के साथ करेंगे मेरे बच्चे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100, 4 से अगर एक को माइनस किया जाएगा तो 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा, ये 300 परसेंटेज। तो ये आपके करेस्पॉन्डिंग इसके आंसर आ गया। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम मोमेंटम को 300 परसेंटेज डिक्रीज करें, अगर हम मोमेंटम को क्या करें मेरे बच्चे, 300 परसेंटेज डिक्रीज करें, तो जो काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज डिक्रीज देगा वो कितना देगा, अगेन आपको 300 परसेंटेज। तो इसी तरीके के साथ आप इन रिलेशंस को यूज कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंडीशंस को समझना है, एट द लास्ट आप इनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन समझ में आए इन डिफरेंट केसेस के हिसाब से, जो इन रिलेशंस में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के निस्बत, और पोटेंशियल एनर्जी के फिर जितने भी रिलेशंस होंगे, जैसे अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के समझाए,
पोटेंशियल एनर्जी के सारे रिलेशंस भी मैं उसी लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह।